रिपोर्ट राइटिंग में मेरा कमांड आ गया, 1/3 मैं प्रेसी लिख सकता हूँ, कॉम्प्रेशन सॉल्व कर सकता हूँ, ग्रामर अच्छा हो गया। लेकिन आप सब लोगों के दिमाग में एक चीज़ नहीं आती है और जिसकी वजह से फर्स्ट अटेम्प्ट में रिजल्ट नहीं आता, वो ये है कि मैं बहुत अच्छा ऐसे लिख सकता हूँ। अरे सर इतना ही नहीं, मैं 18 मिनट में ऐसे लिख सकता हूँ। लेकिन एक ऐसे लिखने के बाद तुरंत दूसरा, तुरंत तीसरा, तुरंत चौथा ऐसे लिख के देखा क्या? हेलो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग एक सवाल हमेशा पूछते हैं और वो ये कि सर इज इट पॉसिबल टू क्रैक इट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, सो लोगों को हमेशा ये लगता है कि ओके अरे यार ये सब तो ठीक है लेकिन कैसे करें। बात ये होती है कि देखिए, पकड़ लीजिए एक ऐसा बंदा है जो शायद आपका दोस्त है या आप जानते हो या आपने सुना है कि वो अभी ऑफिसर बन गया। आप उसकी तरफ देखो, हे लुक्स लाइक यू, आई लुक लाइक यू, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सेम है। एक बहुत बड़ा दरिया उसने पार किया है, उसके लिए जो कुछ बहुत सारी चीज़ें टेक्निकल थी वो उसने की है ना। तो वो कैसे करनी है उसके रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने मतलब ऑलरेडी यू कैन वॉच द वीडियोज़ राइट, जिसमें मैंने लेयर्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पेपर 1 भी दिया है और लेयर्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पेपर 2 भी, दो अलग अलग वीडियोज़ में दिया है राइट। तो डेफिनेटली यू शुड वॉच देम एंड यू शुड फॉलो दैट एंड यू शुड बी वेरी कंसिस्टेंट। लेकिन जब मैं ये बोलता हूँ कि ट्रस्ट यूर सेल्फ, उसका मतलब ये होता है कि सच में मैं अपने आप को रोज़ ये बताते रहना कि बॉस आई एम डूइंग इट, आई कैन डू इट तो बताना ही है, बट आई एम ऑलरेडी डूइंग इट। और पता है ना, ये ट्रस्ट एक्चुअली खड़ा होगा जब आप एक्चुअली खेलने लगोगे। मतलब ये नहीं होना चाहिए, मतलब देखो अपने आप से रोज़ ये बात करो कि बॉस लायबिलिटी है इसलिए कर रहा हूँ क्या, मतलब अभी इसमें गिर गया हूँ तो कर रहा हूँ क्या, या रोज़ का दिन चैलेंजिंग है कि बॉस नहीं मैंने ये डिसाइड किया था मुझे ये फोड़ना है आज, है ना। अब फिर आपको ये लग रहा होगा कि ये सर सिर्फ बातें हैं। लेकिन सुनो, देखो सबसे पहली बात तो ये है कि ट्रस्ट यूर सेल्फ एंड टेल एवरी डे दैट यस आई एम गोइंग टू क्रैक इट, आई एम गोइंग टू क्रैक इट। और ये पता है, ये ट्रस्ट इसलिए भी खड़ा होता है जब आप अपने आप को ये बता दो कि इट इज़ जस्ट वन अदर एग्जाम। मैंने अब तक ग्रेजुएशन में इतनी सारी एग्जाम क्रैक की है, मैंने पढ़ाई नहीं किया इसलिए मुझे मार्क्स कम है, पढ़ लेता तो अच्छा हो जाता। लेकिन इस बार ये एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा, इस बार पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अपने आप को ट्रस्ट करो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, मतलब अगर ये पार्ट करोगे तो अगर आपका अपने आप पे भरोसा नहीं होगा तो भरोसा बढ़ेगा अगर ये करोगे तो। और इसको बोलते हैं ब्रेकिंग द कंफर्ट जोन। और वो कंफर्ट जोन क्या है वो मैं आपको बताता हूं। अगर आप रोज अपना कंफर्ट जोन तोड़ोगे, उसके लिए क्या करना है आई एम गोइंग टू टेल यू, ठीक है। तो अगर आप रोज अपना कंफर्ट जोन तोड़ोगे तो अपने आप अपना ट्रस्ट खड़ा हो जाएगा, ठीक है। आई विल टेल यू हाउ टू डू दैट। सबसे पहली बात, वो चीज़ें करो जो आपको करना बिल्कुल पसंद नहीं है, उसी को तो कंफर्ट जोन तोड़ना बोलते हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज़ कौन सी आती है पता है? रिवीजन। जो मैंने पढ़ा है उसको रिवाइज करना। वो करने का बिल्कुल मन नहीं करता लेकिन वो आपको करना पड़ेगा। एवरी डे यू रिवाइज। कल क्या पढ़ा था, 7 दिन पहले क्या पढ़ा था, 1 महीने पहले क्या पढ़ा था, रिवाइज करो। रिवीजन का एक अलग टाइम टेबल होना चाहिए जो पैरेलल चलना चाहिए नए सिलेबस के पढ़ते समय। रिवीजन करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता लेकिन रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करना है वो भी बताता हूँ। अगर आप उस तरीके से रिवीजन करोगे तो आपको बहुत इरिटेट लगेगा, लेकिन वही आपका कंफर्ट जोन तोड़ना है और वही आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने का आपका पहला कदम है, ठीक है। दूसरा काम करना है टेस्ट सीरीज सॉल्व करना। वैसे ये लोगों को अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कि ये बुरा लगता है, लेकिन टेस्ट सीरीज का एनालिसिस नहीं करते। एनालिसिस वाला प्रोसेस बहुत ही इरिटेटिंग होता है और इसलिए नॉर्मली लोग ये फॉलो नहीं करते, लेकिन ये करना चाहिए। टेस्ट का एनालिसिस कैसे करना है ये मैंने जो लेवल्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पेपर 1 है उस लेक्चर में अच्छे से बताया है, उसमें आप देख लो। और तीसरा है राइटिंग। राइटिंग एसे, राइटिंग आर्ग्यूमेंट, राइटिंग एवरीथिंग, लेकिन एटलीस्ट एसे शुरुआत में। रिवीजन जो है, अगर मैंने कोई चैप्टर पढ़ लिया है ज्योग्राफी का, एनसीईआरटी का, फॉर एग्जांपल रिवर सिस्टम मैंने पढ़ा और फिर मैं रिवीजन करने के लिए वापस वो चैप्टर खोलता हूँ और फिर पढ़ता हूँ या अंडरलाइन की ये चीज़ें देखता हूँ, दैट इज़ द वर्स्ट वे यू कैन रिवाइज द स्टफ। इसको कैसे रिवीजन बोलेंगे? रिवीजन तब उसको माना जाता है जब आप एक्चुअली किताब बंद रखते हो और सोचते हो कि मुझे क्या क्या याद है। इसीलिए रिवीजन करने के 2 मुख्य तरीके। तीसरा ऑलरेडी ये है, टेस्ट सीरीज इटसेल्फ इज़ अ वे ऑफ रिवाइजिंग द स्टफ,
लेकिन 2 मेन तरीके जिस तरह से रिवीजन होनी चाहिए, वो सबसे पहला तरीका ये है, एक ब्लैंक पेपर लो। मैं बोल रहा हूँ ना बहुत इरिटेटिंग है, लेकिन ये बेस्ट वे है। ब्लैंक पेपर लो, कौन सा चैप्टर रिवाइज करना है वो सोचो, और उस चैप्टर में मैंने क्या क्या पढ़ा वो सिर्फ किताब साइड में रख दो, पेपर लो और लिख के देखो, रैंडमली लिखो, जो याद आएगा लिखो। कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि आप मतलब एकदम लाइन बाय लाइन आपको याद आना चाहिए, जो आपको याद आता है सब कुछ लिखो, पूरा स्ट्रेस देके अपने दिमाग पे उसको लिखो। तब आप अपना कंफर्ट जोन ब्रेक करते हो, क्योंकि ये बहुत ही इरिटेटिंग एक्सरसाइज है। वैसे इतनी इरिटेटिंग नहीं है, जब करने लगते हैं तो मज़ा भी आता है उसमें, क्योंकि हमको अरे यार मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा है, अच्छा ये हाँ ये चीज़ याद आ गई, तो याद आता है ना तो अच्छा फील होता है ना, तो अच्छा लगता है। तो जो जो याद आता है वो लिखो, और स्टार्टिंग में आपको कम चीज़ें याद आएंगी, लेकिन जैसे जैसे आप इस प्रोसेस में जाओगे तो आपके माइंड को आप आदत डाल रहे हो कि भाई अंदर से चीज़ें बाहर निकालनी है, तो वो एक्चुअली आपको पेपर 2 में भी करना है, तो वो उसकी आदत डालना बहुत अच्छी बात है। और एग्ज़ाम में आपको ना किताब देने वाले हैं ना आपके पास मोबाइल होने वाला है, तो हम रिवाइज़ करते वक्त किताब खोल के रिवाइज़ क्यों करते हैं? एग्ज़ाम में देने वाले की किताब ओपन बुक टेस्ट है क्या? नहीं ना। तो आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से, रिवीजन इसी तरह से करनी है। ब्लैंक पेपर लेके उस पर लिख के देखना है क्या क्या याद आया, पूरा स्ट्रेस दे के पूरा 15-20 मिनट पूरा दिमाग लगा के आधा घंटा उसको दो। उसके बाद सोचो कि बस भाई अभी ये सब कुछ हो गया, फिर किताब खोलो, फिर चेक करो कि कौन कौन सी चीज़ें छूट गई। अरे यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बहुत बेसिक थी, ये कैसे छूट गई? फिर आपको रियलाइज़ होगा अरे यार, और फिर आप नोटिस करोगे कि ये चीज़ तो इस चैप्टर में थी नहीं, ये तो दूसरे चैप्टर की मैंने यहाँ डाल दी। फिर आपको रियलाइज़ होगा आपका दिमाग देखो उल्टी सीधी चीज़ भी आपको बता रहा है ना। क्यों? क्योंकि शायद उसका कुछ करेक्शन होगा। फिर सोचो, फिर वो चीज़ें ऐड करो। इस तरह से रिवीजन करना है। दूसरा रिवीजन का तरीका क्या है? अपनी इज्जत दूसरे के हाथ में दे दो। उसको बोलो कि भाई मेरा इंटरव्यू ले ले, मेरी ले ले, ठीक है? किताब दो उसको, वो चैप्टर दो, है ना। सो बेसिकली व्हाट वी कैन से इंटरव्यू। उसको बोलो कि सवाल पूछो, क्वेश्चन एंड आंसर। उसके पास किताब दे दो, उसको बोल भाई आधा घंटा ले, ये चैप्टर को पढ़, इसमें से तेरे को जो पूछना है पूछ, और मुझे पता कब पूछना है, आई एम रेडी। आप किसी दूसरे का लो, वो आपका लेगा। अगर आपकी फील्ड का नहीं होगा, आपके घर में कोई बड़ा भाई बहन होगी, इवन पेरेंट्स, योर फ्रेंड, एनीबडी हु इज़ इवन नॉट रिलेटेड टू दिस फील्ड बट ही कैन रीड एंड राइट। अगर आपकी फील्ड का होगा तो मतलब सोने पे सुहागा है, नहीं होगा तो भी वो पढ़ के आप कुछ ना कुछ सवाल पूछ लेगा, है ना। तो वो आपको सवाल पूछेगा, आपको जवाब देना है। इन 2 तरीकों से रिवीजन करनी है, एंड दिस इज ब्रेकिंग योर कंफर्ट जोन। जब आप ये करने लगते हो और इसमें अच्छा परफॉर्म करने लगते हो, तो अपने आप आपका भरोसा अपने आप के ऊपर खड़ा हो जाएगा। दैट इज द वे टू क्रैक इट इन फर्स्ट एग्जाम विद गुड रैंक। मेरा रैंक वैसे बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन आप बहुत अच्छा रैंक ला सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको 100% फॉलो नहीं किया था, लेकिन मैं ये चीज़ करता था डेफिनेटली, ये वाला और ये वाला चीज़ हमेशा करता था। मैंने इसको ज़्यादा नहीं किया जो कि करना चाहिए, फिर भी मेरा स्कोर अच्छा आया था क्योंकि मैं लिखता था, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको लिखना चाहिए। टेस्ट सीरीज़ मैंने बहुत सारी सॉल्व की थी, तो आप फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ बहुत सारी सॉल्व करो। और एक बढ़िया चीज़ हम लोग हमेशा करते थे, वो करते थे उसका एनालिसिस। 2-2, ढाई घंटा बैठ के एनालिसिस करते थे। अरे भाई 125 सवाल है, एक एक क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, किताब खोल के उसके आगे पीछे का पढ़ना, उसको बोलते हैं एनालिसिस। जो गलत हुआ उसका तो एनालिसिस करो, जो अटेम्प्ट नहीं किया उसका भी एनालिसिस करो, लेकिन जो सही किया है उसका भी एक बार एनालिसिस कर लो, रिवीजन हो जाता है। कई बार तुक्का मार के गलत आ जाते हैं, तो तुक्का मारते वक्त क्या सोचा वो समझ में आता है। तो इसलिए टेस्ट सीरीज का एनालिसिस करना ये बहुत ही बोरिंग एक्सरसाइज है, लेकिन उसको हमेशा करना है। एवरी डे मैं बोलता हूँ एक टेस्ट सॉल्व करो, एवरी अल्टरनेट डे तो इनिशियल फेज में करना ही चाहिए, और फिर उसका एनालिसिस भी करना चाहिए आराम से, ठीक है। इनिशियली चैप्टर वाइज टेस्ट दो, एनसीईआरटी की मॉक टेस्ट दो, बाद में सब्जेक्ट वाइज दो, बाद में फुल लेंथ टेस्ट, कम से कम 100 टेस्ट, कम से कम 100 फुल लेंथ टेस्ट लिखो। 50-60 तो लिखनी चाहिए। यूपीएससी की पुराने क्वेश्चन पेपर्स है, सीएपीएफ के, सीडीएस के, एनडीए के, सारे निकालो, प्रिंट आउट मारो और सॉल्व करो। मॉक टेस्ट बहुत सारी आती है, बहुत सारी किताबें मार्केट में है, क्या नहीं है यार, आज सब कुछ तो आपके लिए अवेलेबल है, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, मटेरियल तो है, सॉल्व करो। और तीसरा जो सबसे डिफिकल्ट वाला है कंफर्ट जोन तोड़ना, वो है राइटिंग, जो कि हम लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने जो एक सेपरेट उस पर वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने
लेयर्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पेपर 2 की बात की है, उसमें मैंने इस तरह से उसको प्रेजेंट किया है कि आपको बहुत वो डुएबल लगेगा, वो बहुत पॉसिबल लगेगा, आपको लगेगा कि मैं कर सकता हूँ। सिंपल तरीके से मैंने लेयर बाय लेयर प्रिपरेशन बताया है। सो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो और फिर आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि भाई ये जो पेपर 2 का प्रिपरेशन कैसे करना है। लेकिन उसके लिए सबसे पहली जो चीज़ है कि मैं एक जगह बैठ के पेन और पेपर लेके सिर्फ लिखूंगा, मेरे मोबाइल को हाथ नहीं लगाऊंगा, कोई किताब नहीं पढ़ूंगा, मुझे बस बैठ के लिखना है। अरे यार कुछ नहीं आ रहा सर, कुछ भी नहीं सूझ रहा है, कुछ भी निकल नहीं रहा है, फिर भी बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट सिट डाउन, राइट 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड्स, कुछ तो लिखो। सिनेमा की कहानी लिखो, अपने बारे में कुछ तो लिखो, कोई गाना लिख दो, चलो पेपर पे कुछ तो लिखो। हैंड राइटिंग तो चेक हो जाएगा अपना। कितने दिन हो गए भाई कुछ लिखा ही नहीं है। लिखते हैं, ऐसा नहीं है नहीं लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं तो लिखते हैं, लेकिन सामने कुछ नहीं है और फिर लिखना बहुत टेडियस प्रोसेस है। तो इनिशियली ये सारी चीज़ें करना उसको बोलते हैं अपना कंफर्ट जोन ब्रेक करना। अपने आप पे भरोसा करो और अपना कंफर्ट जोन ब्रेक करो। जब अपना कंफर्ट जोन ब्रेक करोगे तो अपने आप पे भरोसा ज़रूर बढ़ेगा, क्योंकि आपको बहुत कॉन्फिडेंट फील होगा कि मुझे अब चीज़ें आ रही है, क्योंकि जो वर्स्ट फेज ऑफ प्रिपरेशन है वो मैं कर रहा हूँ, है ना। जिन लोगों को रनिंग का प्रैक्टिस करना होता है वो ग्राउंड पे तो प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन वो डेजर्ट में जाके प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि वहाँ पैर जल्दी से उठता नहीं है ना। तो वहाँ अगर स्पीड में दौड़ने लग जाए तो ग्राउंड पे तो मतलब फोड़ ही देंगे आप। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी है ताकि आप बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर पाओगे जब आप एक्चुअल एग्जाम में जाओगे। सो इट कवर्स बोथ पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2। और यहाँ सिर्फ ऐसे का प्रैक्टिस नहीं है, बाद में आर्ग्यूमेंट का है, रिपोर्ट का है, लेकिन पहले लिखना तो शुरू करो और रोज लिखो। रोज 2 घंटा पेपर 2 के लिए, इसको बोलते हैं कंफर्ट जोन को तोड़ना। रोज 2 घंटा पेपर 2 के लिए देना ही है, और उसमें आपके साथ गैजेट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। देन एंड देन ओनली इट विल बी पॉसिबल। ठीक है, तो ये आपको ज़रूर करना है। सो दिस इज द सेकंड स्टेप फॉर क्रैकिंग दिस एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। जो किताब मिलती है ना क्वेश्चन पेपर्स की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की, जिसमें ईयर वाइज सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस भी होता है, उसको खरीदो। वो आपका बाइबल है। उसको रोज़ देखो, जब भी टाइम मिले, बोर हो जाओ उसको देखते रहो। इतनी बार देखो ना कि क्वेश्चन देख के आपको आंसर याद, अरे इसका मुझे पता है। इतने बार उन क्वेश्चंस को गो थ्रू करो। पिछले 10 साल का तो कम से कम होता है, कुछ कुछ किताबें 15 साल का देती है। वंडरफुल, यू शुड हैव इट। क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस जितना करोगे उतना हम लोग एग्ज़ाम को समझेंगे। देखिए, एग्ज़ाम के लिए पढ़ने से ज़्यादा एग्ज़ाम को पढ़ना ज़रूरी है। हम लोग ना डिमांड ऑफ द एग्ज़ाम नहीं समझते हैं, और फिर हम लोग बाकी सारे जैसे कर रहे हैं, भाग रहे हैं, वैसे भागते रहते हैं। और इसीलिए फिर हमारी दिक्कतें ज़्यादा बढ़ती हैं। तो इसीलिए क्या करना चाहिए कि हम लोगों ने एक्चुअली क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कंटिन्यू बेसिस पे करना चाहिए। इससे क्या हो जाता है, हम एग्ज़ाम को समझ पाते हैं, और जब जब भी हम एक्चुअल प्रिपरेशन करते हैं तब हम लोग ना उस नज़रिए से प्रिपरेशन करते हैं कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह का सवाल पूछा है। दिस इज़ द वे यू शुड प्रिपेयर। और एक बात, ये एग्ज़ाम को समझना मतलब, क्योंकि GS1 में बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। पॉलिटी अलग फ्लेवर है, साइंस कंप्लीटली अलग फ्लेवर है। मैं आर्ट्स बैकग्राउंड का हूँ, मुझे साइंस समझ में नहीं आता। मैं हिंदी मीडियम का हूँ, मुझे साइंस की टर्म्स और जो है वो हिंदी में इंग्लिश में समझ में नहीं आती, तो हिंदी में पढ़ो। GS1 के लिए तो कम से कम हिंदी के बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है। रही बात हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं, अगर पेपर 2 के बारे में आपको लगता है कि सर वहाँ तो हमको आर्गूमेंट और रिपोर्ट इंग्लिश में लिखना है, प्लीज़ गो थ्रू माई लेक्चर विच आई हैव डिलीवर्ड, डिफरेंट लेयर्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पेपर 2, हाउ टू स्कोर 100+ इन पेपर 2। आप वो लेक्चर देखो, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर मैंने बताया है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों ने क्या और कैसे करना है। आपको बहुत आसान लगेगा पेपर 2 का प्रिपरेशन। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने आप को बताओ कि आई कैन डू इट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर श्योर। इट इज़ एन एग्ज़ाम जिसका सिलेबस मुझे पता है, जिसके पुराने क्वेश्चन पेपर्स मेरे पास है ना। मेरे एक अच्छा मेंटर होना, एक अच्छा गाइड होना इज़ ऑलवेज हेल्पफुल अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना है तो। क्योंकि खुद से सब कुछ करने जाओगे तो बहुत बार हम हमारे लिमिटेशंस को नहीं जानते, है ना। हम कितना स्ट्रेच करना है वो नहीं पता, डायरेक्शन सही कि नहीं पता। तो एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है, एक अच्छा गाइडेंस प्रोग्राम आपके पीछे होना बहुत ज़रूरी है। AV केस इज़ देयर फॉर यू। आई माई सेल्फ इज़ डीलिंग विद पेपर 2 हियर, सो वी आर हियर विथ यू। लेकिन अगर आपके पास और कोई है तो इट्स फाइन, लेकिन यू शुड हैव समवन जो कि आपकी हर चीज़ें चेक करे, रिव्यू करे,
अरे इतना सब कुछ लिखोगे, चेक नहीं करेंगे कोई तो कैसे पता चलेगा कि सही ट्रैक पे होगी नहीं, है ना। सो यू शुड ऑलवेज हैव दैट मेंटर हु एक्चुअली हेल्प्स यू, राइट। तो फर्स्ट चीज ट्रस्ट योर सेल्फ, सेकंड चीज ब्रेक योर कंफर्ट जोन एवरी डे, थर्ड चीज एग्जाम को पढ़ो और उसके लिए क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस हमेशा करते रहो, पेपर 1 पेपर 2 दोनों का। पेपर 1 का सबसे ज़्यादा बार आप करोगे क्योंकि वो मतलब सिलेबस अलग है, पेपर 2 आप एक्चुअली प्रैक्टिस कर रहे हो, वो कैसे करना है मैंने बताया है, ये रोज करना है। नेक्स्ट चीज क्या है, आप खुद का ख्याल रखो, हेल्थ वाइज भी और मेंटल हेल्थ वाइज भी। आपका माइंड हमेशा फ्रेश और हमेशा एंथुजियास्टिक होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। कभी कभी जो है प्रिपरेशन ऑफ लेवल नीचे ऊपर चलते रहता है, क्योंकि आज बन नहीं है, ऐसे लगता है कि नहीं होगा तो क्या होगा, कितना मुश्किल है। किसी दिन आपने एक टेस्ट सॉल्व किया और आपका स्कोर बहुत कम आया, हो गया भाई, आपको लगता है कुछ नहीं होने वाला, सर क्या होगा कैसे होगा। शांत रहिए, उस पेपर को बस एनालिसिस कीजिए, इस एंगल से उस क्वेश्चन पेपर की तरफ देखिए कि मुझे नया इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है, कहाँ गलत हुआ, अच्छा ये इस तरह से गलत हुआ, अच्छा तो मुझे आज ये सीखने को मिला कि इस तरह से भी गलती हो सकती है, ये मेरा आज का अचीवमेंट है, खत्म। कितने मार्क्स मिले उसके लिए मैंने टेस्ट नहीं दे रहा था, मुझे आदत पड़नी चाहिए कि मुझे वहां जाके जो करना है वो मुझे यहाँ करना है, इसलिए मैं टेस्ट दे रहा हूँ, राइट। सो दैट शुड बी योर पर्पस। कुछ भी उल्टा सीधा हो जाए अपने आप को नॉर्मल रखो। साल भर का प्रिपरेशन है, साल भर का प्रिपरेशन है, हर दिन सेम नहीं होता, कुछ ना कुछ दिक्कत लेके हर दिन आता है, कभी कोई बाहर जाना पड़ेगा, कभी बीमार हो जाओगे, लेकिन इन सारे इसमें भी मैं अगर खाना खा रहा हूँ, अगर मैं रेस्ट कर रहा हूँ, अगर मैं ब्रेक भी ले रहा हूँ, तो मैं सिर्फ एग्जाम के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। इस एंगल से करोगे, इस डेडिकेशन से करोगे तो ही क्रैक होगा, ठीक है। प्लानिंग, आर्ली प्लानिंग। नेक्स्ट चीज क्या है, जैसे कि मैंने बोला कि यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ, यू हैव टू ब्रेक द कंफर्ट जोन, राइट। क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, क्यों, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग एग्जाम। सिर्फ सिलेबस देख के एग्जाम समझ में नहीं आता, सिर्फ किताबें पढ़ के एग्जाम समझ में नहीं आता, क्वेश्चन पेपर देख के एग्जाम समझ में आता है, इसलिए उसका एनालिसिस। प्लानिंग, आर्ली प्लानिंग। ये डे वाला प्लानिंग बहुत बकवास है, हमारे पास 200 दिन है, 300 दिन है, हाँ ठीक है, लेकिन वो सारा का सारा टाइम पढ़ते हो क्या, नहीं पढ़ते हो। अपना एफिशिएंसी आपको पता है, वो बढ़ाना भी है, लेकिन 6 घंटा पढ़ते हो, 8 घंटा पढ़ते हो, तो आर्ली हिसाब से प्लानिंग करो। GS1 के लिए कितना देना है, रोज पेपर 2 के लिए 2 घंटा देना है, याद रखिए। तो आर्ली प्लानिंग करना है, और प्लानिंग करते हो फिर भी उसमें फ्लेक्सिबल रहना है, राइट। फ्लेक्सिबल रहना है मतलब किसी दिन ऐसे लगा कि आज इतना सब कुछ मुझे पढ़ना है, लेकिन इस बार ज़रा क्वेश्चन पेपर कोई सॉल्व ही नहीं किया है, तो आज मुझे ज़रा ज़्यादा लिखना है, तो एंड टाइम पे ऐसा करोगे चलेगा, क्योंकि आपको अपना कंफर्ट जोन ब्रेक करना है ना। बाद में ये हो जाता है कि रिवीजन करने की भी आदत हो जाती है, लिखने की भी आदत हो जाती है, और उसी पे फिर कंटिन्यू करते हैं, उसको भी ब्रेक करो और स्ट्रेच करो। 2 घंटा एक कंटिन्यू लिख के देखो, 1 घंटा कंटिन्यू लिख के देखो, 3 घंटा कंटिन्यू लिख के देखो, ये ब्रेक करना है रोज, है ना। तो प्लानिंग बनाओ, लेकिन वो प्लानिंग थोड़ा फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए, और हमेशा याद रखो कि ये नहीं है कि आखिरी मोमेंट तक, मतलब जुलाई तक मैं पढ़ने का ही प्लानिंग कर रहा हूँ, फरवरी तक, मार्च तक पढ़ने का प्लानिंग खत्म करो, उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट आपको देना है, राइटिंग करना है आपको, राइटिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो ये सारी चीज़ें जब करेंगे तब जरूर क्रैक होगा। आखिरी चीज़, और बहुत इंपॉर्टेंट है वो, जो मैंने बोला है कि आपको अपना कंफर्ट जोन ब्रेक करना है और लिखना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें यह है रिगार्डिंग पेपर 2 नाउ, स्पेसिफिकली फॉर पेपर 2। बहुत सारे बच्चों को ऐसे लगता है कि मैंने बहुत सारा प्रैक्टिस कर लिया, अब मैं ऐसे राइटिंग में अच्छा हूँ, आर्गुमेंट राइटिंग में अच्छा हूँ, रिपोर्ट राइटिंग में मेरा कमांड आ गया, 1/3 में प्रेसी लिख सकता हूँ, कॉम्परेशन सॉल्व कर सकता हूँ, ग्रामर अच्छा हो गया। लेकिन आप सब लोगों के दिमाग में एक चीज़ नहीं आती है, और जिसकी वजह से फर्स्ट अटेम्प्ट में रिजल्ट नहीं आता, वो ये है कि मैं बहुत अच्छा ऐसे लिख सकता हूँ। अरे सर इतना ही नहीं, मैं 18 मिनट में ऐसे लिख सकता हूँ। लेकिन एक ऐसे लिखने के बाद तुरंत दूसरा, तुरंत तीसरा, तुरंत चौथा ऐसे लिख के देखा क्या? जब आप ऐसे 1 लिखते हो, उसके बाद तुरंत अपने दिमाग को दूसरे कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक पे शिफ्ट करना, बाद में कंप्लीटली तीसरे डिफरेंट टॉपिक पे, और
चौथे डिफरेंट टॉपिक पे शिफ्ट करना और उसको भी उतने ही समय में लिख के देखना, ये किसी के दिमाग में ही नहीं है। ये खत्म होने के बाद तुरंत आर्ग्यूमेंट, वो भी इंग्लिश में, वो भी 2, उसके बाद तुरंत रिपोर्ट 2। सुबह ऑलरेडी GS1 का पेपर देके आए हैं 2 घंटा, थका हुआ दिमाग है, दोपहर के 2 बजे नया पेपर लिखना शुरू किया, उसके बाद 4 बैक टू बैक कंप्लीटली डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसे, वो भी लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड्स, लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम में लिखा। उसके बाद 2 आर्गुमेंट लिखना है, 2 रिपोर्ट लिखना है, फिर प्रेसी, कॉम्प्रहेंशन और फिर ग्रामर। तो ये एग्जाम के दिन नहीं करना है ये। इसीलिए राइटिंग रोज 2 घंटा इसलिए करना है क्योंकि एक बार आपका कमांड आ गया ऐसे कैसे लिखना है, आर्गुमेंट कैसे लिखना है, प्रेसी कैसे लिखना है, लेकिन उसके बाद आपकी जिम्मेदारी ये है कि फिर अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं बैक टू बैक 2 ऐसे लिख के दिखूंगा। सबसे पहले आप मतलब आप जब वो लेयर्स ऑफ प्रिपरेशन वाला लेक्चर देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि पहले हमें क्वालिटी पे काम करना है, एक बार अच्छा ऐसे लिख पाए, फिर टाइम फैक्टर कंसिडर करना है, फिर 20 मिनट में लिख के देखना है। लेकिन एक ऐसे 20 मिनट में लिख लिया, ये आपका अचीवमेंट नहीं है। एक ऐसे 20 मिनट में लिखने के बाद तुरंत दूसरा, तुरंत तीसरा, तुरंत चौथा। तो पहले सिर्फ 2 ऐसे लिखने की कोशिश करो बैक टू बैक, और देख रहे हो कि 40 मिनट में हो रहा है क्या, फिर 36 मिनट्स में हो रहा है क्या। उसके बाद तीसरा तुरंत ऐड करो और देखो कि वो हो रहा है क्या, ठीक है, 18 into 3 मिनट्स में। उसके बाद चौथा